क्या ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का खेल अगले 24 घंटे में खत्म होने वाला है? क्योंकि 15 दिन के बाद अब आंदोलन बेहद ही हिंसक हो गया है। अब तक मरने वालों का आंकड़ा 544 हो चुका है, जबकि सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के मामले में सीधा दखल दे रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि ईरान रेड लाइन पार कर रहा है, जिसके चलते अमेरिका को कड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान में प्रदर्शनकारियों के साथ जो हो रहा है उस पर अमेरिका की नजर है। वहीं ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईरान ने अमेरिका से संपर्क कर बातचीत का प्रस्ताव रखा है। बैठक तय करने को लेकर बातचीत चल रही है। तो क्या अमेरिका प्रदर्शन के बहाने ईरान से परमाणु प्रोग्राम का हिसाब चुकता करना चाहता है? वहीं इजराइल भी ईरान पर नजरें गड़ाए हुए है, ताकि मौका मिलते ही ईरान से पुराना हिसाब किया जाए। मतलब साफ है कि अगर खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों की बात नहीं मानी तो अगले 24 घंटे बाद उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। पहले ट्रंप का यह बयान सुनिए, फिर खास मेहमानों के साथ करेंगे इस पर चर्चा। Iran called to negotiate. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Iran wants to negotiate. Yes. Iran called to negotiate. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Iran wants to negotiate. Yes. तो अगले 24 घंटे कितने भारी रहने वाले हैं ईरान के लिए, यह आपको हम बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। ये देखिए, खामेनेई के हाथ से ईरान जो है इस वक्त निकल रहा है और उसी की तस्वीरें आपके सामने हम कुछ जानकारियां भी देते हैं। कैसे? देखिए, ईरान में इस वक्त जो हो रहा है वो आपको बताते हैं। जेनजी की अगुवाई में जो इस वक्त आंदोलन है वो दिखाई पड़ता है। यहां पर जेनजी लगातार देखिए आंदोलन कर रहे हैं। खामेनेई के खिलाफ सीधे नारे इस वक्त जो जेनजी है, जो युवा है वहां के, जो एक व्यापारी वर्ग है, वो इस वक्त कर रहा है। इंटरनेट बंद के बाद भी विरोध इस वक्त जो है लगातार यहां पर है। सुरक्षा बलों से प्रदर्शनकारियों की जो झड़प है वो भी कई दफा हुई है। साथ ही बताएं किस तरीके से कई शहरों में इस वक्त कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। कई ऐसे शहर है जो इस वक्त आगजनी की चपेट में है। राजधानी तेहरान में हिंसक प्रदर्शन इस वक्त जारी है और सब कुछ इस वक्त जो है वो जेनजी कर रहे हैं, जो युवा वर्ग है इसमें। हालांकि कई ऐसे व्यापारी वर्ग भी हैं जो कि इसमें उनका साथ दे रहे हैं। ईरान में प्रदर्शन, ट्रंप का कनेक्शन क्या है ये भी आपको बताते हैं। ईरान आजादी की तरफ देख रहा है, ये ट्रंप की ओर से बयान दिया गया है कि ईरान आजादी की तरफ देख रहा है। साथ ही उनकी ओर से यह भी कहा गया कि ईरान में शायद पहले कभी नहीं देखा। साथ ही अमेरिका उनकी मदद के लिए तैयार है, यह भी ट्रंप की ओर से बयान दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को जबरन नहीं मारा जाए, यह भी ट्रंप ने कहा है। प्रदर्शनकारियों के लिए, बचाव के लिए हम आएंगे, यह भी ट्रंप की ओर से बयान दिया गया है। साथ ही खामेनेई के खिलाफ विद्रोह क्यों है ये भी आपको समझाते हैं। देखिए, कट्टरपंथी सोच की वजह से दुनिया से कटा हुआ है ईरान, ये एक बड़ी वजह है। इस्लामिक क्रांति से ईरान की जो कट्टरपंथी है उसकी वजह से दुनिया से ईरान कटा हुआ है। सत्ता बचाए रखने के लिए खामेनेई ने धर्म का सहारा लिया। महिलाओं के खिलाफ जुल्म होते रहे, महिलाओं की आजादी पर हिजाब यहां पर थोपा गया। साथ ही इजराइल के खिलाफ कट्टर इस्लामिक सोच जो है वो इस वक्त बूढ़े खलीफा की एटमी सोच ने ईरान को जंग तक पहुंचा दिया है। खलीफा ने ईरान की अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचाया है। ईरान में महंगाई आसमान छूने लगी है। खाने पीने की चीजों से 72% का अचानक से इजाफा हुआ। आम आदमी की बहुत सी जो चीजें हैं वो दूर हुई हैं। कट्टरपंथी सोच और महंगाई के खिलाफ सड़क पर जेनजी है। ट्रंप और नेतन्याहू ने खलीफा खामेनेई को चेतावनी दी है और इसलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या अगले ये 24 घंटे भारी रहने वाले हैं, और इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जहां डिफेंस एक्सपर्ट हैं राजन जामवाल जी हैं। बहुत स्वागत है आपका राजन जी इंडिया न्यूज पर। साथ ही विदेश मामलों के जानकार हैं निपुण आलम बयान जी। बहुत स्वागत है आपका निपुण जी इंडिया न्यूज पर। राजन जी, आपसे ही सवाल होगा सीधा मेरा कि क्या अगले 24 घंटे भारी रहने वाले हैं ईरान में? देखिए, आप 24 या 48 घंटे का कह नहीं सकते। होने को ये 4 घंटे में हो जाए, हो सकता है 4-5 दिन लगे, तो 24 घंटे नहीं रह सकते। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि हालात जैसे आपने बताया बहुत नाजुक हैं। एंड मतलब लोगों का जो गुस्सा है पहले भी आया है स्ट्रीट्स पे,
जब वो एक लड़की की हत्या हो गई थी पुलिस कस्टडी में, तब भी लोग स्ट्रीट पे निकले थे। पर इस बार ये मतलब तकरीबन पूरे ईरान में फैल चुका है, एंड पुलिस के कंट्रोल से बाहर उन्होंने फायरिंग करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया, एंड ये कंट्रोल में आप बिल्कुल नहीं आ पा रहा है। और ये खाली इस वक्त मतलब जिसको बोलते हैं ना इस्लामिक शासन के खिलाफ नहीं है, वो तो है ही है इस्लामिक शासन के खिलाफ, पर उसके सिवाय इकोनॉमिक टर्मोइल में है ईरान। तो जब ये दोनों मुद्दे जुड़ जाते हैं तो वे काफी विस्फोटक मतलब स्थिति बनती है। तो इसी को देखते हुए कि कहाँ नहीं जा सकता, कि कब क्या हो जाए। आज मतलब 11 तारीख है, कल से सर्जियो गोर भी अमेरिका के मतलब जो राजदूत हैं वो दिल्ली में कार्यभार संभालेंगे, कल से मतलब वहां आएंगे। तो मेरे हिसाब से उनका जो अपॉइंटमेंट हुई है, अपॉइंटमेंट तो अगस्त में हो गई थी, वो अभी एकदम एग्जीक्यूट की जा रही है, मतलब ऑलमोस्ट शॉर्ट नोटिस पे ही, कि भी 12 जनवरी को भी वो एकदम ज्वाइन कर रहे हैं। आई थिंक ही उनका भी काफी बड़ा रोल होगा ईरान में, बिकॉज वो खाली भारत के राजदूत बन के नहीं आ रहे, वो पूरे दक्षिण एशिया और सेंट्रल एशिया दोनों के तकरीबन देशों के ऊपर वो ट्रंप की पॉलिसीज लागू करेंगे। ट्रंप ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम ईरान की जनता को पूरी सहायता देने को तैयार हैं। ऑलरेडी जो आपने इंटरनेट ब्लॉकेड वगैरह की बात करी थी, उसको डिफीट किया जा रहा है। वो एलॉन मस्क के सैटेलाइट जो फोन है वो काफी मात्रा में ईरान में पहुंचा दिए गए हैं, एंड जिसकी वजह से आप लोगों को सारी मतलब सोशल मीडिया पे और टीवी नेटवर्क्स को ये सारी कवरेज मिल रही है लाइव हर जगह। ये सारा मतलब टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी अंदर है, इसका मतलब काफी एसेट्स ईरान के अंदर यूएस और इजराइल के ऑलरेडी है, एक्टिव हैं। तो कब हो जाए, कितनी जल्दी हो जाए, उसकी टाइम सीमा नहीं लगी जा सकती, पर होगा ये जरूर, इतना जरूर कहा जा सकता है मेरे हिसाब से सर्जियो गोर के टेक ओवर करते ही इस पे और तेजी आएगी, कल से यानी कि। ठीक है, लेकिन निपुण जी ये बात तो है कि वहां पर काफी महंगाई हुई, जिससे ये जो जेंजी हैं वो सड़कों पर उतरे, उन्होंने विरोध किया। लेकिन मूल सवाल ये भी है मेरा कि आखिर ये हुआ क्यों, या फिर लोग अब चाहते क्या है। महंगाई अलग चीज है, लेकिन मेन चीज ये, क्या वो जो इस्लामिक स्टेट वहां पर है उसके खिलाफ सड़कों पर है, या फिर वो मोनार्की चाहते हैं, या फिर डेमोक्रेसी चाहते हैं इस्लाम में? क्या समझते हैं आप? देखिए साक्षी जी, क्या है कि 1979 से पहले जो जिस ईरान को हम लोग देखते हैं 1979 से पहले का, वो ईरान बहुत ही ओपन माइंडेड था, बहुत खुलेपन वाला था, जहाँ पे डेमोक्रेसी की बातें होती थी, लिबरल विचारों की बात होती थी। तो आज जो वहां पर आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं उसमें एक बड़ी मांग ये भी है कि पहलवी को वापस लाओ। कि जो रजा पहलवी के जो दौर वो याद करते हैं 79 से पहला, वो दौर दोबारा से क्या वापस आए, जहां पर कोई प्रतिबंध नहीं था कि कौन पहने, क्या खाए, कैसे घर से बाहर निकले, कैसे ना निकले। इस तरह के कोई भी वहां पर क्या थे, प्रतिबंध नहीं थे, यानी कि कोई भी प्रोविजंस नहीं थे। उसके आगे वो क्या करते, बहाली की मांग कर रहे हैं। और देखिए पहले भी कई बार प्रोटेस्ट होते रहे, लेकिन इस बार के प्रोटेस्ट पहली बार से डिफरेंट है, पहली बार से अलग है। वो क्यों डिफरेंट है, क्यों अलग है, उसकी कुछ वजह है। अगर हम वजहों पे जाएंगे तो देखिए पहले वाले जो प्रदर्शन हमने देखे, उन प्रदर्शनों में वो 31 प्रोविंस में से मात्र कुछ ही जगह वो प्रोटेस्ट होते थे, लेकिन इस बार 31 में से 26 में हो रहे हैं। और हुआ ये कि जब इकोनॉमिकल क्राइसिस क्रिएट हुआ तो जो सोसाइटी की और पॉलिटिकल जो डिमांड थी वो और ज्यादा उग्र रूप से क्या सामने आ गई है। हुआ ये है कि 40% तक आपके पास में क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन रेट हो जाती है, 40% की दर से, रेट से लगातार आपके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। उसका परिणाम ये है कि जो लोअर और मिडिल जो क्लास है उसके लिए वहां पर रहना बड़ा भारी हो गया है। उसकी जो लाइववुड है, यानी कि पर डे की जो उसकी लाइफ एक्सपेंसेस हैं, वो पूरे नहीं कर पा रहा है। तो हुआ ये कि वो दौर याद करने लगे 1979 से पहले वाला। तो आज जो डिमांड वहां पर हो रही है कि हमें 79 से पहले की रजा पहलवी की सरकार ला के दो, हमें वो ला के दो। और देखिए एक बार कहा जाता है कि इतिहास अपने को दोहराता है। 79 में भी यही बातें हुई थी कि तेल के रेट बढ़े थे, तेल के रेट बढ़ने से क्या हुआ था, महंगाई बढ़ी थी, महंगाई बढ़ने के परिणाम स्वरूप खामनेई साहब
रजा पहलवी को हटाकर पावर में आ गए थे, और तब अमेरिका से वो सीधे टक्कर ली थी, और अमेरिका से जो संबंध खराब थे 79 से, वो आज तक क्या है, खराब है। आज स्थिति जो आप कह रही हैं कि 24 घंटे में ईरान बड़े होने वाला है, मुझे लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। इसका कारण यही है, रीजन यही है कि अमेरिका और इजराइल फुल्ली इंटरेस्टेड है ईरान के अंदर। देखिए, एक सिंपल सा तरीका है अमेरिका का आजकल, जो अमेरिका लेके चल रहे हैं, कि या तो रेजिम चेंज कर दो या वहां के प्रेसिडेंट को उठा के लिया हो। क्या किया वेनेजुएला में? प्रेसिडेंट उठा के लिया है। यहाँ पर वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपका रेजिम चेंज हो जाए और ऐसी सरकार बने जो अमेरिका के इशारे पे काम करे, अमेरिका के अकॉर्डिंग काम करे। क्योंकि पहले ऐसी सरकार रही है, रजा पहलवी की सरकार कुछ कुछ वैसी ही सरकार थी। तो मुझे लगता है कि वो दोबारा से फिर वो रजा पहलवी का जो दौर था, उसी दौर को वापस ही चाह रहे हैं, उसी दौर की ओर बढ़ रहे हैं। और इसमें पूरी पॉसिबिलिटीज है कि ऐसा हो भी जाए, क्योंकि अमेरिका सो मच इंटरेस्टेड इन ईरान। ठीक है जी साक्षी जी। जामवाल जी, आप कितना सहमत है निपुण जी की बात से? क्या 79 से पहले वाला ईरान, यही मांग है लोगों की, और क्या ये हो जाएगा, मुमकिन लग रहा है आपको? देखिए, इसका जवाब देने के लिए आप 79 में जो इस्लामिक कू हुआ था उसके इतिहास में जाना पड़ेगा। अगर आप उस टाइम का लिटरेचर पढ़ें और उस टाइम की खबरें देखें और बाद में जो उस पर कमेंट्रीज हुई वो देखें, इस्लामिक कू के अंदर भी लाने में भी अमेरिका का बहुत बड़ा रोल था। बिकॉज राजा अपना जो शाह ऑफ ईरान पहलवी थे, वो अपने मतलब माइग्रेट करने से पहले वो थोड़े से एंटी अमेरिकन हो गए थे, स्पेशली ऑयल को लेकर। और उन्होंने कुछ मतलब फैसले लिए थे कि अमेरिकन कंपनीज का वगैरह को मतलब जो खुलेआम ईरान में तेल निकालती थी, प्रतिबंध लगाए थे और काफी ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने में थे, और मतलब लोगों के लिए, जो अपने लोगों की भलाई के लिए काफी कदम उठा रहे थे। तो इसलिए CIA और सब ने मिलके, इसकी एक लंबी कहानी है कि कैसे हुआ था इस्लामिक को, किस किस को प्लांट किया गया था, ये वो। तो फिर फाइनली 79 में उनको पदस्थ किया गया और थे। पर आई डू नॉट थिंक कि अमेरिका अभी जो वापस उनको चाहता है, ये इतिहास उनको भी पता है। तो रजीम चेंज तो होगा ही, बट वो रजीम कितना प्रो अमेरिकन होगा अभी कहना मुश्किल है। बिकॉज हालांकि 30 साल हो गए हैं, काफी साल हो गए हैं, बट लोगों को और खासकर इतिहास में वो अभी भी मतलब दर्ज है कि किस प्रकार वो सत्ता परिवर्तन हुई थी और किस किसने क्या रोल निभाया था। सो ईरान के लोग, आई डू नॉट नो कि वेदर जब पहलवी आए या डेमोक्रेसी आए, जो भी ईरान में आए, वो कितने अमेरिका के साथ हों। सो इट कुड बी वन ऑफ द अनदर मतलब वॉर एफर्ट जो अमेरिका जिसके लिए फेमस है कि सारी मेहनत करके लास्ट में आपको कुछ भी ना मिले। आई मीन क्वाइट अ बिग पॉसिबिलिटीज यहाँ पे नजर आ रही हैं कि क्या होगा। बिकॉज एक चीज श्योर है कि इस्लामिक रिपब्लिक नहीं रहेगा। वहां के ज्यादातर लोग ऑलरेडी अथीस्ट हो चुके हैं। हालांकि कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी की तरफ जा सकता है लोग, पर फिलहाल तो सिचुएशन ये है कि 50% से ज्यादा अथीस्ट हैं एंड दे वांट टू गो बैक टू द ओरिजिनल इरानियन कल्चर। नाउ ओरिजिनल इरानियन कल्चर देखो तो जिनको हम यहाँ पे पारसी बोलते हैं, वो ओरिजिनल इरानियन कल्चर है, बिकॉज दे ऑल केम फ्रॉम ईरान। तो मतलब उस तरफ भी कुछ लोग जा सकते हैं, पर क्या होगा, कैसे कल्चरल उनका समागम बनेगा पोस्ट रेवोल्यूशन, ये इस सब पे निर्भर करता है कि किस ब्लॉक के साथ जाएंगे या क्या उनकी नीतियां होंगी। ये तब की बात है। और अमेरिका अभी क्या करता है, देखिए अमेरिका हवाई हमलों के सिवाय और कवर्ड सपोर्ट के सिवाय इस वक्त और कुछ नहीं कर सकता। आई डू नॉट थिंक टैंक्स रोलिंग इन, जिसको फिजिकल ग्राउंड मैनूवर्स बोलते हैं, बिकॉज वो पॉसिबल है खाली बलूचिस्तान रीजन से। नो, बलूचिस्तान रीजन से अगर ग्राउंड ट्रूप्स मूव करेंगे तो पाकिस्तान को हो सकता है जबरदस्ती करके वो अलाउ करवा ले, पर पाकिस्तान में अपने रजीम के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा इतना करेंगे तो। कॉम्प्लिकेटेड इंटरनेशनल गेम्स हैं, किस तरफ आगे जाता है किस मतलब होता भी कहना थोड़ा मुश्किल है। भारत जहां तक सवाल है, भारत को अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट है कि हमारा चारबाग जो पोर्ट है वहां पे वो सुरक्षित रहना चाहिए और वो ऑपरेशनल रहना चाहिए। तो आई एम श्योर हमारी गवर्नमेंट भी उसी तरफ काम कर रही है। या
निश्चित तौर पर। लेकिन निपुण जी देखिए, रजीम बदलेगा, कैसे बदलेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स तो रहे हैं। नेपाल देखा हमने, बांग्लादेश देखा हमने और श्रीलंका भी देखा, कैसे वहां पर जेनजी प्रोटेस्ट के आधार पर सत्ता परिवर्तन हो गया। क्या उसकी कगार पर आ चुका है या फिर अमेरिका इसमें एक बड़ा रोल निभा रहा है? देखिए, जैसे जैन जी प्रोटेस्टर्स की बात कहा जाता है, ये सब जैन जी कौन है? युवा होते हैं, यूथ होते हैं। और यूथ बहुत ज्यादा इमोशनल से, आपके इमोशन से चलता है। और इनको जब कोई लीड करता है, हवा देता है, तब ये लोग प्रोटेस्ट पे आते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि जैन जी अपने आप सड़कों पे आ गए, उनको कोई ना कोई लीड कर रहा होगा। और लीड करने वाले का मोटिव अगर हम समझ जाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि मैटर हो क्यों रहा है, मोटिव क्या है। देखिए, मोटिव लगातार जो वहां पर ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट जो हैं, जो चाहते हैं कि रजा पहलवी जैसी गवर्नमेंट हो, यानी कि जो खamenei साहब हैं उनकी सरकार वहां से जाए, तो उनको हटाने के लिए वो प्रोटेस्ट वहां पे करा रहे हैं। और इसको अमेरिका इजराइल समर्थन ना दे, ऐसी कोई वजह नहीं है। देखिए, सिंपल सी बात क्या है कि अगर अमेरिका ईरान में डायरेक्ट जाके कॉन्फ्लिक्ट करता है, यानी कि अगर अटैक करता है, उस प्रकार की कंडीशन बनती है, तो आप देखेंगे कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, यानी कि उसका जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही क्या है आपका ताकतवर है। उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि जितने भी यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, हम उनके फैमिली वालों से कहेंगे कि उनको घर पे रखें। अगर कुछ ऐसा हुआ, गोली चली तो गोली लगेगी, तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यानी कि जब सरकार इस प्रकार से दमन तक आ गई है, यानी कि इस प्रकार की कॉल दे रही है पब्लिक को, सरकार अभिभावकों को, इसमें दिखता है कि वेनेजुएला वाली स्थिति वहां पर नहीं है कि अमेरिका जाएगा उठा के लेकर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, अमेरिका के द्वारा की गई हर कार्रवाई का रिटेलिएशन होगा। तो ऐसे में तरीका क्या, ऐसे तरीका यही है कि वहां पर रिजिम चेंज हो जाए। तो जितना ज्यादा आपका क्या है कि जैन जी प्रोटेस्ट बढ़ेंगे, उतना अच्छा अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए अच्छा है। तो मैं तो मान के चल रहा हूँ कि इससे पूरा का पूरा जो बैकएंड है वो आपका अमेरिका की ओर से है। और देखिए, इस समय क्या है, स्थिति बड़ी नाजुक भी है। रशिया खुद यूक्रेन में उलझा हुआ है और अमेरिका बहुत चालाकी से, डोनाल्ड ट्रम्प बहुत ही चालाकी से काम को समय कर रहा है कि बढ़िया है, रशिया जो है वो उलझा रहे यूक्रेन वॉर में, ताकि हम जो है अपने, चाहे वेनेजुएला का मैटर हो, ईरान का मैटर हो, को सुलझा लें। तो अमेरिका तो अब ठंडे बस्ते में डाल दिया यूक्रेन वाले मैटर को, और रशिया इस समय आ नहीं पाएगा ईरान की मदद के लिए। तो मुझे लगता है इससे बेटर समय कोई नहीं हो सकता अमेरिका का रिजीम चेंज करने का। तो मुझे लगता है कि पूरे हालात जो है वो इन द फेवर ऑफ प्रोटेस्टर्स के हैं। ठीक है, लेकिन जामवाल जी, अगर ट्रम्प की ओर से बात कही जाती है कि ईरान रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, तो क्या सिर्फ ये हेडलाइन में रहने के लिए तो नहीं कहा गया होगा? वेनेजुएला पर क्या हुआ और वेनेजुएला को लेकर खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना देना, इस तरह की बातें जो ट्रम्प कह रहे हैं वो क्या है फिर? देखिए, ट्रम्प हैज दैट, जिसको स्ट्रीक बोलते हैं ना, वह पर्सनल ग्लोरिफिकेशन। तो जो एक्टिंग प्रेसिडेंट वगैरह है, मैं उसको उस स्ट्रीक का हिस्सा मानता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं, बिकॉज उससे ग्राउंड पे चीजें नहीं बदलेगी। आई मीन, वेनेजुएला में जो जैसा भी है, एक एक्टिव प्रेसिडेंट है ऑलरेडी उनकी, वो देश चला रही हैं। अब उनका, वो ट्रम्प से हुक्म लेती हैं नहीं लेती हैं, कितना करती हैं, ऑफिशियली तो उन्होंने अभी तक यही बोला है कि भाई हमारे प्रेसिडेंट को वापस किया जाए। एंड वही जनता है बेसिकली पावर में है जो पहले था, द सेम ग्रुप वेनेजुएला में है। जहां तक ईरान का सवाल है, देखिए, ईरान में बिल्कुल मैं सहमत हूं कि भाई इजराइल, यूएस इसका फायदा उठाएगा। फायदा क्या उठाएगा कि इवन भड़काने में इनको काफी मदद करी होगी। और जैसे मैंने खुद बताया कि वो सैटेलाइट फोन वगैरह जहां से आ रही है, ये सारे इन्होंने ही सप्लाई करे हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि उसके बाद क्या होगा। देखिए, हर जगह ये सक्सेसफुल नहीं होते हैं। बांग्लादेश में उन्होंने एक एंटी इंडिया गवर्नमेंट या वो लाने में सक्सेसफुल हो गए, पर 6-8 महीने के बाद और अभी पता लगेगा कि कहां तक है। नेपाल में नहीं हो पाया, नेपाल में प्रेजेंट किया उन्होंने, पर जिसको आगे करके वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, फाइनली उसका जो गवर्नमेंट बनी उसमें कोई रोल नहीं था। वो अलग बात है कि वहां कुछ कारण थे कि नेपाली मिलिट्री बाय एंड लार्ज, तो मतलब उन्होंने भी इंटरवेन किया होगा। एंड फाइनली वी हैड ऑलमोस्ट प्रो गवर्नमेंट नेपाल, कोई एंटी इंडिया गवर्नमेंट नहीं आई। सेम हैपेंड इन श्रीलंका, उन्होंने जनजा किया, सारा किया, राष्ट्रपति भाग गया, ये हुआ, पर जो गवर्नमेंट आई
वो ना प्रो यूएस है ना मतलब एंटी इंडिया है, तो हर जगह सक्सेसफुल नहीं होते। मैं इसी को देखते हुए ईरान में भी कुछ ऐसी संभावनाओं की बात कर रहा हूँ। ठीक है निपुण जी, निपुण जी आप कितना सहमत हैं? जी प्रश्न पूछिएगा एक बार, मैं प्रश्न नहीं सुन पाया था। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो बात मैंने कही है कि ये बात केवल क्या ट्रंप हेडलाइंस में रहने के लिए कर रहे हैं या तमाम तरह के जो वो बयान दे रहे हैं, क्या वाकई में वो करेंगे कुछ? नहीं, मैंने कहा कि देखिए निश्चित रूप से ये तो अमेरिका के लिए इस समय गोल्डन पीरियड चल रहा है। अगर इसको हम लोग स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे मैंने कहा कि रशिया तो ऑलरेडी यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है, प्रोटेस्टर आपका रोड पर है और एक हैवी प्रोटेस्टर है। 2022 के से भी ज्यादा आपके क्या है स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट में हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इससे गोल्डन पीरियड तो कोई हो नहीं सकता अमेरिका के लिए रिजीम चेंज करने का, ना कि क्या होगी कल को ईरान के साथ वॉर करना पड़े। अगर ईरान के साथ वॉर करना पड़ेगा तो उसमें अमेरिका के एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे। तो मुझे लगता है कि अमेरिका इस मौके को चुकेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वेनेजुएला की घटना के बाद तो अमेरिका के अंदर क्या है ना कि एक कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया है कि हम जहां चाहे जो चाहे कर सकते हैं, अभी हमें कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि चीन की भी प्रतिक्रिया कोई आई नहीं है खास को लेकर कि वेनेजुएला में जो भी कुछ हुआ। तो आप इस बात को इस तरह से देखिए कि ये एक बड़ा स्टेप हो सकता है जिसको अमेरिका कहीं ना कहीं लाभ उठा सकता है। जी ठीक है निपुण जी और राजन जामवाल जी, आपका बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए इंडिया न्यूज के साथ और जुड़ने के लिए। और यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। सारे मोहल्ले हाजी खुशियों दी तुम